भाई विनर्स ऐसा क्या करते हैं जो नाकामयाब लोग नहीं कर पाते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो लोग क्लियर कर जाते हैं, जो लोग क्रैक कर जाते हैं कंपटीशन एग्जाम को, क्या उनके बर्थ चार्ट अलग होते हैं या उनके कोई योग ऐसे होते हैं या क्या वो कोई स्पेशल उपाय करते हैं? आज हम इन्हीं सभी संभावनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, स्कूल के बाद किसी अच्छी जगह पे एडमिशन लेना हो, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, कंपटीशंस के थ्रू ही जाना पड़ता है। फिर नौकरी के लिए एजुकेशन पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी लेने के लिए भी ढेरों ढेर कंपटीशन होते हैं। यूपीएससी से लेके क्लरिकल कैडर तक कहीं पे भी आपको नौकरी चाहिए तो कंपटीशन तो क्लियर करना पड़ेगा। और अब हर कोई तो कंपटीशन क्लियर कर नहीं पाता। एक रफली हम एस्टीमेट लगाएंगे कि केवल 1% लोग होते हैं पूरे एप्लीकेंट्स में से जो कंपटीशन को क्लियर कर पाते हैं। बाकी लोग जो हैं वो नाकामयाब लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दरअसल मैं ढेरों ढेर कुंडलियों पे रिसर्च करने के बाद आपको वो क्रक्स बताने जा रहा हूँ जो सभी कंपटीशन क्लियर करने वालों के चार्ट्स में कॉमन आया है। और ये कोई क्रक्स ऐसा नहीं है, कोई ऐसे योग नहीं है, कोई बुद्धतिते योग नहीं है, कोई गज केसरी योग नहीं है जो उनकी कुंडली में था और लूजर्स की कुंडली में नहीं था। यहाँ पे मैं लूजर्स जैसा शब्द क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि जो जीता वही सिकंदर, और जो नहीं क्लियर कर पाया उसको ये टैग जो है वो चाहे ना चाहे तो झेलना ही पड़ेगा। अब जो लोग कंपटीशन क्लियर कर जाते हैं, फिर चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस का कंपटीशन हो चाहे वो यूपीएससी का कंपटीशन हो, इन सभी में कुछ एक एनर्जीज होती हैं इनके बर्थ चार्ट में जो मैंने देखा बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होती हैं। और अगर वो एनर्जीज आप अपने चार्ट में बैलेंस कर जाएं तो यकीन मानिए तब आपको कोई ऐसी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके चार्ट में फलाना योग है या ढिमकाना योग नहीं है। सच में मेरी बात को बिलीव करिएगा कि जो योग हैं ये कहीं पर भी मैटर नहीं कर रहे हैं कि दरअसल आपको अपनी लाइफ में किसी कंपटीशन में विक्ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई, ताश के पत्तों की उदाहरण ले लीजिए कि ताश के खेल में सभी को पत्ते बांटे जाते हैं। अब किसी के पास अच्छे पत्ते आ जाते हैं और किसी के पास अच्छे पत्ते नहीं आते, तो क्या जिसके पास बुरे पत्ते आए हैं वो ताश का खेल नहीं जीत सकता? ऐसा है ही नहीं। खेल वो जीतता है जो इस खेल को अच्छे से खेल जाता है, ना कि अच्छे पत्ते आने वाला। ठीक उसी तरह से बर्थ चार्ट में अच्छे योग हैं या नहीं हैं, जो आप अपने बर्थ चार्ट को, अपने बर्थ चार्ट की एनर्जीज को सही से बैलेंस कर जाएगा, जो उन एनर्जीज के साथ अच्छा खेल जाएगा, भाई कंपटीशन तो वही क्लियर करेगा। अब उदाहरण के तौर पे जो सबसे पहली एनर्जी जो बर्थ चार्ट की किसी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए बैलेंस होनी चाहिए, उस एनर्जी का नाम है मंगल। जी हाँ, बर्थ चार्ट में मंगल ग्रह जो हैं ये अगर बैलेंस नहीं है तो आप सफलता की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते। अब मंगल को एस्ट्रोलॉजी में कौन सी एनर्जी बोला गया है? मंगल को एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है सिंगल कलर एनर्जी। जी हाँ, सिंगल कलर एनर्जी का मतलब है कि सिंगल एजेंडा, एक टारगेट, यानी जिनके मंगल अच्छे होते हैं उनको अपनी लाइफ में अपना टारगेट पता होता है, उनको अपनी सफलता के रीज़न पता होते हैं कि ये कारण रहेंगे कि मैं कामयाब होऊंगा, या मेरी कामयाबी जो है इन कारणों के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी उनके पास एक बर्निंग डिज़ायर होगी जिनके मंगल अच्छे होंगे। अब आप ज़रा इस बात को अपने चार्ट के साथ, या आप कहें तो अपनी नेचर के साथ ज़रा मैच करके देखिए। आपको अगर शिकायत है कि आपने बहुत कोशिशें की लेकिन आपका कंपटीशन क्लियर नहीं हो पाया, तो क्या आपके पास वो वाली बर्निंग डिज़ायर थी कि अब जो मर्जी हो जाए आकाश पाताल एक कर दूंगा और कंपटीशन को क्लियर करके रहूंगा? मंगल अगर आपका सही होगा या मंगल की एनर्जी को अगर आप सही करेंगे तो आप अपनी लाइफ में एक बिगर टारगेट रखेंगे, एक बहुत बड़ा रीज़न रखेंगे क्यों मुझे ये कंपटीशन बाकियों से ज़्यादा ज़रूरी है क्लियर करना। और जब आपके पास ये पिक्चर सामने आ जाती है तो यकीन मानिए अब आपके कुंडली में मंगल कहीं पर भी बैठे हों, ये मंगल पॉजिटिवली एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। मैंने बर्थ चार्ट में कई स्थान के मंगल्स को एनालाइज किया, फेलियर्स के भी और सक्सेसफुल लोगों के भी। उनमें क्या फ़र्क आया? फॉर एग्जाम्पल, जिनके कोई 10वें घर में मंगल था
उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी कि मुझे ये रीज़न है, ये कंपटीशन क्लियर करना ही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को या किसी भी तरह की अन्य चीज़ को जो मुझे कंपटीशन क्लियर करने से रोकती है अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी ओर जिनका मंगल चौथे घर का था, उन लोगों को बिल्कुल भी उनके लिए और कई ऑप्शंस अवेलेबल थी कि अगर ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, अगर वो भी नहीं होगा तो कुछ और देख लेंगे, ट्राई करने में क्या जाता है। तो इस तरह से मंगल के 12 घरों में एटीट्यूड में अलग अलग रिजल्ट थे। लेकिन मंगल का किसी भी घर में होना आपके लिए फिक्स एटीट्यूड नहीं देता। एटीट्यूड वो चीज़ होती है जो आप अपनी मेहनत से डेवलप करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उपाय ही सब कुछ होते हैं, उपाय तो आपकी सोच के बाद शुरू होते हैं। अगर आप बिल्कुल एक सिंगल कलर्ड एक एम्बिशन डेवलप करें कि यहाँ तक तो पहुँचना ही पहुँचना है, फिर आकाश पाताल एक करना पड़ जाए, कोई परवाह ही नहीं है, तो यकीन मानिए तब आपके जो मंगल हैं ये पॉजिटिव बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ जो टाइम टेस्टेड उपाय है, और इस उपाय को आप ट्राई करके देखिएगा। बिलीव करिए, इस उपाय को करने के बाद अब जो भी डिज़ायर करना शुरू करेंगे या जो भी अपने मन में धारणा बनानी शुरू करेंगे वो आपके लिए बर्निंग डिज़ायर का काम करना शुरू हो जाएगी। करना क्या है, आपको एक मारुति यंत्र लीजिए। मारुति यंत्र आपको बाजार में शॉप से आराम से मिल जाएगा। ये कॉपर के ऊपर एम्बार्क्ड एक यंत्र होता है ट्रायंगुलर शेप में। नहीं तो आप गूगल करके भी मारुति यंत्र डाउनलोड करके उसका कलर्ड प्रिंट निकाल लीजिए और उसके बाद इसको लैमिनेट करवा के अपने घर के वेस्ट कोने में कहीं पर भी इंस्टॉल कर दीजिए, रख दीजिए। लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे ही नहीं रखना है, आपने एक बहुत विधि से पूजा स्थान में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़िए उस यंत्र को देखते हुए। इससे क्या होगा, वो यंत्र आपके लिए एट्यून्ड हो जाएगा। इसके बाद इस यंत्र को घर के पश्चिम कोने में रख दीजिएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये अब आपका मंगल एक्टिवेट करने वाला उपाय हो जाएगा। लेकिन ये उपाय दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी बोल दिया था, ये आपके लिए एक्टिवेट तब होगा जब आपके मन में क्लियर कट एक पॉइंट होगा कि मुझे इस तारीख तक ये चीज़ जो है लाइफ में अचीव करनी ही करनी है। तो मंगल की एनर्जी जो है सबसे प्राइमरी एनर्जी है किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए। अब मंगल की एनर्जी तो आपने इंस्टॉल कर ली, आपके पास बर्निंग डिज़ायर भी आ गई। इसके बाद और कौन सी एनर्जी है जो आपको कंपटीशन को क्रैक करने में बहुत सहायता करती है और जिसके बिना आज की डेट में जब 134 करोड़ की हमारी आबादी हो गई है और कंपटीशन क्लियर करने वाला रियली करोड़ों में कहलाता है, तो ये एनर्जी है राहु की एनर्जी। जी हाँ, आपके राहु जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे आप कोई भी कंपटीशन, खास करके जो हार्ड वाले कंपटीशन होते हैं जैसे कि यूपीएससी या नीट का टेस्ट, ऐसे टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो राहु की एनर्जी क्या करती है, राहु जब भी बैड राहु होते हैं, नेगेटिव राहु होते हैं, ये आपको चौतरफा डिस्ट्रैक्शंस देते हैं। पढ़ते पढ़ते आप मोबाइल की स्क्रॉलिंग शुरू कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, या आप अपनी एंटरटेनमेंट और पढ़ाई में समय डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। जब आपके राहु खराब होते हैं तो और पढ़ तो आप रहे होते हो लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा होता है, यानी आप जो हैं प्रॉपरली चीज़ों को अपने मन में बिठा ही नहीं पाते हो। खराब राहु वाले लोग जब क्लासरूम में बैठे होते हैं ना, तो दे ओनली यूज टू हेयर। आपको पता है हेयरिंग और लिसनिंग में क्या फ़र्क होता है? हेयरिंग होता है कानों में कोई चीज़ पड़ रही है, लेकिन लिसनिंग का मतलब है अब वो चीज़ समझ आ रही है। जी हाँ, जब तक राहु अच्छे नहीं होंगे ना तो यू विल ओनली हेयर, आप केवल सुनते जाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे राहु का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो राहु जब पॉजिटिव होते हैं ना, जब राहु अच्छे होते हैं तो ये क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को आपको जल्दी से समझने में मदद करते हैं। और यही नहीं, ये आपको एग्जाम में वो चीज़ जो है समय पे याद आ जाए उसमें भी सहायता करते हैं। हालांकि तब याद आना ये राहु की अथॉरिटी में नहीं आता है, इसके लिए मैं इसी वीडियो के एंड में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन राहु प्रॉपरली चीज़ों का समझ आए इसमें आपकी बहुत सहायता करते हैं। और राहु यही नहीं है, राहु वो फ्लैश हैं, वो अचानक काम करने वाली एनर्जी है जो किसी भी समय पे आपको ऐसी कोई चीज़ याद दिला देते हैं जो एकदम से बाकियों से बहुत आगे ले जाती है। और राहु खास तौर पे आपके तभी पॉजिटिव रहेंगे जब आपके घर में क्लटर का वातावरण नहीं होगा, जब आपके आसपास चीज़ें अस्त व्यस्त नहीं होंगी, तभी राहु जो हैं आपके लिए पॉजिटिव राहु का काम कर पाएंगे। तो इस राहु के उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट डेली सुबह ट्रांस में जाना है, मेडिटेटिव स्टेट में जाना है।
मेडिटेशन करना, ध्यान करना जो है राहु को पॉजिटिव करने का सबसे टाइम टेस्टेड, सबसे अच्छा तरीका है। आप कंपटीशन क्लियर करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं आप बाकियों से आगे निकलें, तो बिलीव करिए 15 से 20 मिनट डेली ब्लैंक ट्रांस में जाना, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत सहायता करेगा। ढेरों ढेर वेबसाइट्स हैं, ढेरों ढेर वीडियोस हैं आपके लिए जो आपको मेडिटेशन सिखाते हैं। कुछ नहीं करना है तो आप आंखें बंद करके जस्ट इनहेल एक्सहेल, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना शुरू कर दीजिए। बिलीव करिए पहले 20-30 दिन कोई फर्क नजर नहीं आएगा, 31वें दिन आप ट्रांस में जाना शुरू हो जाओगे। आपका मन को एक जगह पे स्थिर रहना आ जाएगा। और यहाँ पे राहु का खेल शुरू होता है, जब राहु आपके लिए पॉजिटिव शुरू हो जाते हैं। और जब राहु पॉजिटिव होते हैं, आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना शुरू कर देते हो। और ये दुनिया जो है ये स्मार्ट लोगों की दुनिया है। हार्ड वर्कर्स जो हैं वो स्टाफ होते हैं और जो स्मार्ट वर्कर हैं वो बॉस होते हैं। मंगल और राहु की चर्चा कर ली। अब तीसरी सबसे बड़ी शक्ति जिसके बिना मंगल और राहु को पॉजिटिव किया भी किसी काम नहीं आएगा, ये एनर्जी है बुध की एनर्जी। जी हाँ, बुध की एनर्जी कैसे कंपटीशन में आपकी सहायता करेगी? बुध है बुद्धि, बुध है आपका वो ज्ञान जो आपको शीट पे लिख के आना है। बुध है आपकी वो समझ जो आपको बाकियों से अलग करती है। बुध है आपकी स्टोरेज कैपेसिटी। बुध है आप कितनी चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो। बुध है सही समय पर कौन सा सही पत्ता आपको खेलना है, ये बुध बताएगा। बुध आपको ये बताएगा कि कौन सी चीज़ों से दूर रहना है और कौन सी चीज़ों को किस समय पे हिट करना है। तो बुध को कैसे सही करेंगे? बुध को सही करने के यूं तो कई उपाय हैं, काफ़ी उपाय हैं जो आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, आपकी कुंडली के बुध के मुताबिक ज़्यादा असरदार होते हैं। फिर भी यहाँ पर एक यूनिवर्सल उपाय है बुध का, वो है कांसे के बर्तन में रात भर रखा पानी सुबह पी लीजिए। इसको करने से आपके जो बुध हैं कंसिडरेबली जो हैं सही होने शुरू हो जाते हैं और इससे बुध की जो पॉजिटिव एनर्जी है आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो मंगल, राहु, बुध, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली कि किस तरह से ये कंपटीशन को क्लियर करने में हमारी सहायता करते हैं। अब लास्ट में जाते जाते सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, वो टिप है कि भाई अपने सूरज को भी सही रखिएगा। सूरज होते हैं आपका डिसिप्लिन, क्योंकि सूरज का जो उदय होने का और अस्त होने का टाइम है ये हमेशा से प्रिडिक्टेबल होता है। यानी सूरज जो है डिसिप्लिन के कारक हैं। आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो कोई भी एक्टिवेटेड प्लेनेट आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, यानी एक दिन मेहनत कर ली दूसरे दिन नहीं की तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। लगातार मेहनत करते रहना, लगातार डिसिप्लिन में रहना, ये सूर्य की अच्छी एनर्जी से होता है। और अगर आपके प्लेस ऑफ रेजिडेंस के ईस्ट का कोना गंदा है, ईस्ट का कोना सही नहीं है, तो भी आपके सूरज खराब होंगे। अगर आप खुद भी डिसिप्लिन को नहीं मानते हो तो भी आपके सूरज खराब होंगे। इन सब चीज़ों के अलावा आपके बर्थ चार्ट के अंदर अगर कोई प्लैनेट सोया हुआ प्लैनेट है, अगर कोई प्लैनेट इनएक्टिवेटेड है, वो आपको कुंडली का एनालाइज किसी अच्छी जगह से करवा के ही एक्टिवेट करवाना होगा। लेकिन उन चीज़ों की बारी आएगी इस वीडियो में बताए गए नॉर्म्स को पूरा करने के बाद। नहीं तो आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी उपाय आपको कोई मदद नहीं करेगा। जितने मर्जी धागे तावीज़ पहन लीजिए, जो मर्जी दबा दीजिए, जो मर्जी प्रवाह कर दीजिए, तो फर्क तो तभी आएगा जब आप मंगल, राहु और बुध की एनर्जी को सही करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि अगर आप किसी कंपटीशन में बैठना चाह रहे हैं या आपकी कोई एम्बिशन है किसी अच्छे कंपटीशन को क्रैक करने की, तो इस वीडियो की जानकारी सच में आपकी लाइफ की लाइफ चेंजिंग जानकारी बन सकती है। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।